हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर की जो सीरीज़ बताई है वो आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, उसकी टोटल 4 वीडियो हमने प्रिपेयर किए हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 का एक वीडियो, और दोस्तों पेपर नंबर 5 जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक पेपर। राइट दोस्तों, उनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप पीडीएफ एसएएस एग्जाम में जा सकते हो। पीडीएफ एसएएस एग्जाम जो टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। राइट तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दो एग्जाम में पेपर होता है एसएएस का, उसका पार्ट 1 का पेपर 1 जो है उसके सेक्शन नंबर 60%, जो सेक्शन 2 जो है उसका 60% वाला, एक सेक्शन 1 है 40%, एक है सेक्शन 2 60%। इसका दोस्तों टॉपिक नंबर 8 है। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों इसका? द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। राइट तो दोस्तों, इनका मतलब क्या है इस एक्ट का, ये एक्ट क्यों बना? तो दोस्तों, इसकी थोड़ी हमें बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा, और दोस्तों वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है वो भी हम सारी चेक करेंगे इस एक्ट को पढ़ने के जरिए। राइट तो दोस्तों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल। तो इनका हिंदी में भी मतलब एक बार जान लीजिए आप। प्रिवेंशन का मतलब है दोस्तों रोकथाम, प्रिवेंट करना, मैं आपको किसी चीज़ से बचाऊँ। ठीक है, बचाव कार्य को बोलता है दोस्तों प्रिवेंशन। राइट, इस एक्ट का एक काम ये भी है कि ये बचाव भी करता है। ठीक है, कि भाई कोई सेक्सुअली हरेस ना हो। राइट, दूसरा है दोस्तों प्रोहिबिशन, निषेध है, मना ही है, आपको मना भी करता है। ठीक है, आपको रोकता है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ के लिए प्रोहिबिट कर दूं कि हाँ भैया इस लाइन से पार मत जाना, या ये डैम है, ठीक है, इस दीवार पे मत चल जाना, आप यहाँ पे जाना मना ही है। राइट, या कहीं पे दोस्तों आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर है बिजली की, ठीक है, वहाँ पे बोला होगा कि ये प्रोहिबिटेड है। कोई बार दोस्तों जंगलों में लिखा होता है, ठीक है, आप जंगल में जाएगा कभी मान लो तो वहाँ पर लिखा होता है कि प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो मतलब मना ही है, मतलब। राइट तो तीसरा है दोस्तों रेड्रेसल। रेड्रेसल मतलब अगर मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न दोस्तों उसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो उसको दूर कैसे करें, उसका निवारण करने के नियम दोस्तों सारे इस एक्ट के अंदर है। यस और नो? अब दोस्तों, ये एक्ट बना है बहुत लेटेस्ट, जैसे देखिए दोस्तों 2013 इसके अंदर नाम दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है 2013 में बना है ये। तो दोस्तों 2013 से पहले अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता था तो उसके प्रति क्या कार्रवाई होती थी, कोर्ट क्या कार्रवाई करती थी। राइट तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा ताकि आपको ये एक्ट पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। यस और नो? तो दोस्तों, सबसे पहले एक दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस का आपने नाम सुना होगा, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस दोस्तों कब आई? 3 चरणों में अपने पढ़ेंगे। एक तो विशाखा गाइडलाइंस आई, ठीक है, और उसके बाद तक जब एक्ट 2013 में लागू हुआ, और एक दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस जब नहीं थी उससे पहले का जो टाइम जो था, उस टाइम क्या होता है दोस्तों। विशाखा गाइडलाइन जो है उससे पहले जो है, ये भी बताता हूँ विशाखा गाइडलाइन क्या होती है। उससे पहले जो है दोस्तों, अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता था तो दोस्तों आईपीसी की 2 धाराएं लगती थी उस पर। ठीक है, वो धाराएं अपने को नहीं जाननी है, आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगती थी कि सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, अगर किसी महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है तो उस पर आईपीसी के धारा लगती थी। ओके, लेकिन दोस्तों 1992 के अंदर एक ऐसा केस हुआ जिसके बेस पे दोस्तों 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। ठीक है, उनको दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं, और दोस्तों उनके बेस पर ही 2013 तक जो है अगर ये सेक्सुअल हरासमेंट के मामले जो हैं वो सारे निपटे गए। ठीक है, अब दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस भी उनका ढंग से पालन नहीं हो रहा था। ठीक है, हर एक ट्रायल कोर्ट जो है उसका पालन नहीं कर रही थी। राइट, या पूरी तरह से दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो रहा था, इसलिए एक एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट बनाना पड़ा, लोकसभा राज्यसभा से पारित करवाना पड़े, ताकि उस एक्ट के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, और कोई भी मान लो सेक्सुअल हरेस है, कोई एग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, जिस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उसको पूरी तरह से न्याय मिल सके। यस और नो? तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था 1992 के अंदर, एक दोस्तों राजस्थान की बात करता हूँ मैं। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों बाल विवाह की प्रथा है, यहाँ पे पहले बहुत बाल विवाह की प्रथा थी, तो उसकी रोकथाम के लिए दोस्तों ये प्रोग्राम था। यस और नो? तो उसके अंदर दोस्तों एक बवरी देवी नाम की एक वुमन थी। राइट, और दोस्तों वो दलित थी। राइट, तो वो भी इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। यस और नो? तो दोस्तों, और वो बवरी देवी जो है वो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो दोस्तों 1 साल की छोटी बच्ची का बाल विवाह हो रहा था, तो उसने वो बाल विवाह रुकवाया। ठीक है, तो दोस्तों उसके गांव वालों ने उस पर गुस्सा हुए। ठीक है, तो उस गांव के दोस्तों 4 से 5 लोगों ने बवरी देवी जो है उसका दोस्तों रेप किया। ठीक है, सामूहिक रेप किया। राइट, तो दोस्तों आईपीसी की धाराएं जो हैं उनके हिसाब से बवरी को न्याय नहीं मिला काफ़ी साल तक। फिर दोस्तों विशाखा नाम का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ था जो विशाखा नाम का, उसने दोस्तों एक रिट पिटीशन फाइल करी। राइट, और दोस्तों फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और विशाखा गाइडलाइंस जारी करी। ठीक
ठीक है। बहुत सारी विशाखा गाइडलाइंस जारी करी कि सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है वुमेन का, कैसे कैसे माना जाएगा और कैसी कैसी सजाएं उनको मिलेगी, राइट। तो दोस्तों उन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अंदर विशाखा गाइडलाइंस जारी कर दी। और दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी काफ़ी बार देखा गया 2000 सन 21वीं शताब्दी यानी सन 2000 से बाद तक कि विशाखा गाइडलाइंस प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और दोस्तों इस केस का नाम भी आप एक बार याद रख सकते हो कि ये केस का नाम क्या था। केस का नाम था दोस्तों विशाखा वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, राइट। और दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस जारी होने के बाद सेक्सुअल हरासमेंट के जो सारे केस जो थे वो इसके हिसाब से निपटने लग गए। लेकिन दोस्तों फिर देखा गया धीरे धीरे कि ये विशाखा गाइडलाइंस भी प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है विशाखा गाइडलाइंस जो जारी करी, उसके अंदर एक आपको आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल नंबर 141। जब दोस्तों जुडिशरी अपने पढ़ेंगे संविधान के भाग 5 के अंदर, उसके अंदर भी आपको बताऊंगा। एक बार ये भी याद रखिए कि आर्टिकल नंबर 141 जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर उस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो उसको दोस्तों सभी कोर्ट्स को, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स को उसको एज ए उसको नियम उसको मानना पड़ता है, ठीक है। तो सभी को दोस्तों वो मानना पड़ता है। तो विशाखा गाइडलाइंस दोस्तों आर्टिकल 141 के तहत इसने जारी करी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो है सभी को माननी पड़ती है। फिर भी दोस्तों जगह जगह कई जगह देखा गया कि इनमें लैप्सेस थे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई कानून नहीं होता तो इसमें थोड़े से लैप्सेस रह जाते हैं, कुछ नियम के अंदर लैप्सेस रह जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस कई बार क्लियर नहीं होती कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी, राइट। तो फिर दोस्तों धीरे धीरे करते करते जो सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट जो है वो हमें बनाना पड़ा, ठीक है। प्रॉपर एक एक्ट बनाना पड़ा, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ी, सारी कमेटियाँ गठित कैसे होगी, ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है, एग्रीव्ड वुमेन कौन होगा, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कौन से केस आएंगे, कहाँ जाके शिकायत करनी है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों एक प्रॉपर हमने एक्ट बनाया, ठीक है। दोस्तों इसको अधिनियम बोल दो, नियम बोल दो, कानून बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। किताबों में आप जाओगे तो अधिनियम देखने को मिलेगा हिंदी वाली किताबों के अंदर, यस और नो। अब दोस्तों प्रॉपर अपने स्टार्ट करते हैं एक्ट को। टोटल 8 चैप्टर इसमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एक बार अपने देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों प्रीलिमिनरी है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इसको दोस्तों मैं ICC बोलता हूँ। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, इसको दोस्तों मैं LCC बोलता हूँ। चौथा है कंप्लेंट, शिकायत कैसे करनी है। 5 नंबर है दोस्तों इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, जो कंप्लेंट कर दी उसके आप इंक्वायरी कैसे करोगे। छठा है दोस्तों ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर कौन होता है दोस्तों वो अपने इसमें डेफिनेशन के भाग में पढ़ेंगे पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में। 7वां है दोस्तों ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है, DO कौन होता है वो अपने पढ़ेंगे, राइट। और लास्ट देखिए दोस्तों 8 नंबर है मिसलेनियस, विविध तरीके कुछ और नियम दिए गए हैं, राइट। और दोस्तों टोटल ओनली 10 पेज का एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सवाल पूछा गया था, वो भी अपनी लास्ट में डिस्कस करेंगे। MCQ भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट तक आते आते इस चैप्टर को मैं इतना अच्छे से आपको बता दूंगा कि भाई एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये अपनी फुल गारंटी है, यस और नो। दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर को, और लास्ट के अंदर दोस्तों इसका रिवीजन भी करवा दूंगा मैं, ताकि 1 या 1.5 पेज का अपने इसका क्रक्स निकाल लें, राइट। तो चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 अपने इसका स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले 1 पेज की PPT जो है, 1 पेज की जो PDF है वो भी आप देख लीजिए, राइट। और दोस्तों इस चैप्टर से कम 3 या 4 सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर 3 या 4 10 पेज पढ़ने से 3 या 4 नंबर हमारे आ सकते हैं तो दोस्तों इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है, ठीक है। एक 200 पेज की किताब पढ़ो, ठीक है, एक दोस्तों 10 पेज ही आपको पढ़ने और 3 से 4 सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों कुछ शब्द जो है आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ शब्द जो है बार बार देखने को मिलेंगे, तो उसको पहले ही आप इसको याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं। पहला है रेड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, इसका मतलब है शिकायतों का निवारण, राइट। कंप्लेंट्स क्या होती है दोस्तों, शिकायतें। रेड्रेसल मतलब होता है दोस्तों निवारण, राइट। कंप्लेंट या दोस्तों ग्रीवांस, ये भी सेम शब्द है, ठीक है। आपने ग्रीवांस बाद में बार बार बोलेंगे अपनी, ठीक है। कंप्लेंट कर दो या ग्रीवांस बोल दो, ये दोस्तों शिकायत होती है, ठीक है। और तीसरा आगे दोस्तों रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांस, ठीक है। कंप्लेंट और ग्रीवांस जो है वो सिनोनिम है, इसका मतलब है शिकायत। तो रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांस मतलब शिकायतों का निवारण, रेड्रेस का मतलब होता है निवारण करना उसका, ठीक है, यस और नो। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों 22 अप्रैल 2013 को ये एक्ट लागू हुआ, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होने के 64वें साल में। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो वहाँ से काउंट कर लीजिए 1950 से आप 2013 तक, ठीक है। 50-51 साल बहुत बड़े बड़े वो हो गए, और 13 साल ये हो गए, लगभग 64वें साल में, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रेड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जैसे कि टॉपिक का नाम है वही दिया गया है, एक शब्द इसमें नया है कि वर्क प्लेस, ठीक है। दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे होगा तब ये क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है, रेड्रेसल करवाता है कंप्लेंट्स की, राइट। प्रिवेंशन भी करवाता है और दोस्तों रेड्रेसल भी करवाता है कंप्लेंट्स की, यस और नो। तो ये पूरा एक्ट है मेरा। सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट्स इन वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमन। अब दोस्तों फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर दिए गए हैं।
तो दोस्तों वो हमारे एसएएस के एग्जामिनेशन में नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसके अंदर दोस्तों 3 आर्टिकल्स की बात की गई है, 14, 15 और 21 की, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमन। अगर किसी महिला पे लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या है, वो वायलेट करता है, ठीक है, उसका उल्लंघन करता है, राइट। कौन कौन से दोस्तों हैं, टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है 14 एंड 50 के अंदर, ठीक है, 14 और 15 के अंदर, वो वायलेट होता है। और दोस्तों उसका क्या, कौन सा, और दोस्तों सेक्सुअल हैरेस्ड वुमेन जो है, एग्रीव्ड वुमेन है, उसका कौन सा और राइट ऑफ, और कौन सा राइट जो है वो वायलेट होता है, हर राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी, जीने का अधिकार और इज्जत के साथ जीने का अधिकार, लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 21 जो है हमारे संविधान का, उसके अनुसार, राइट। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विच इंक्लूड अ राइट टू ए सेफ इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। और दोस्तों हमारी क्या बात दी गई संविधान के अंदर कि आप कोई भी काम स्टार्ट करो, ठीक है, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट, कोई प्रोफेशन स्टार्ट करे, कोई प्रोफेशन करे, काम करे, एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कोई भी बिजनेस करे, विच इंक्लूड्स अ राइट टू अ सेफ इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। और ऐसा माहौल हो जहाँ पे काम करे, ऐसा इन्वायरमेंट हो। अगर दोस्तों कड़े नियम कानून बने होंगे तो जो इंसान उसको करेगा, राइट, तो वो पहले उससे डरेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो उनको एक प्रोवाइड हो, तो इसलिए दोस्तों इस एक्ट का निर्माण किया गया। यस और नो। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 अपने स्टार्ट करेंगे। प्रीलिमिनरी है, इसके अंदर दोस्तों 3 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 1, 2 और 3। 1 में क्या, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दूसरे में डेफिनेशन दी गई है। तीसरे में दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट दिया गया है। सेक्शन नंबर 1 है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, इजी बात है, पूरे भारत में लागू होगा। कम इनटू फोर्स नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। दोस्तों कोई भी एक्ट जब पारित होता है तो जब उसका ऑफिशियल गैजेट आ जाए जिस साल के अंदर, उसके अंदर तब से वो लागू होना स्टार्ट हो जाता है। यस और नो। दूसरा दोस्तों डेफिनेशन, अब बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने, ठीक है, और वो दोस्तों ये डेफिनेशन जो है आगे पूरे चैप्टर में हमारे काम आने वाली है, इसलिए ध्यान से इनको पढ़ना, राइट। एग्रीव्ड वुमेन मीन्स, एग्रीव्ड वुमेन कौन है दोस्तों, पीड़ित महिला कौन है जिस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है, वो अग्रीव्ड वुमेन है। यस और नो। उसको दोस्तों क्या बोल सकते हो आप, एक प्रकार से विक्टिम भी आप बोल सकते हो। यस और नो, विक्टिम भी आप बोल सकते हो। और दोस्तों जो इंसान उस पर करता है, उसको जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है वो दोस्तों रेस्पोंडेंट है, ठीक है। रेस्पोंडेंट को हिंदी बोलते हैं प्रतिवादी, ठीक है। और दोस्तों इसको एक्यूज्ड भी बोल सकते हो आप, एक्यूज्ड बोल दो, प्रतिवादी बोल दो, रेस्पोंडेंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब प्रतिवादी थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, इसलिए मैं इसको या तो रेस्पोंडेंट बोलूँगा, किताब के अंदर रेस्पोंडेंट दिया है हर जगह, और या इसको मैं एक्यूज्ड बोल सकता हूँ। यस और नो। तो देखिए दोस्तों, अग्रीड वुमेन क्या है, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस क्या है वो आगे आएगा, ठीक है। वर्क प्लेस को ऐसे समझिए, कार्यस्थल, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कार्यस्थल के अंदर क्या शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार केस दर्ज होता है तो क्या है, वकील इनको तोड़ मड़ोड़ सकता है चीज़ों को, इसलिए क्लैरिटी एक्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को बारीकी से लिखा जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। इन रिलेशन टू वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल जहाँ पे काम करे एक वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। दोस्तों एक वर्क प्लेस होगा जहाँ पे कोई वुमेन काम कर रही होगी, और दोस्तों कोई भी एज का कोई बैरियर इसके अंदर नहीं है, किसी भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी, मतलब 100 साल तक, 0 से लेके 100 साल तक, 200 साल तक, मतलब एज का कोई बैरियर नहीं है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर दोस्तों पूछा जा सकता है। इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस, किसी भी कार्यस्थल के रिलेशन में एक वुमेन जो किसी भी एज की हो, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, और या तो वो काम कर रही हो, एम्प्लॉयड हो, परमानेंट हो, या वो नहीं हो, ठीक है। हु मतलब कौन, वुमेन। एलिजेस मतलब दोस्तों आरोप लगाना, राइट। एलिज का दोस्तों एलिगेशन आपने सुना होगा, ठीक है, आरोप लगाना। हु एलिजेस मतलब वो वुमेन क्या है, आरोप लगाती है, टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रेस्पोंडेंट। वो दोस्तों शिकायत करे कि भैया मेरे को किसी ने, एक्यूज ने, रेस्पोंडेंट ने, किसी इंडिविजुअल ने सेक्सुअल हैरेस किया है, तो वो दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन कहलाएगी, ठीक है। और उसको इंसाफ चाहिए, और वो इस एक्ट के जरिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एक्ट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के जरिए वो क्या है कि उसके खिलाफ केस दायर कर सकती है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है दोस्तों रहने का स्थान, कोई भी घर, ठीक है, किसी के घर पे दोस्तों कोई काम करें, राइट। कोई ड्वेलिंग प्लेस या कोई हाउस के अंदर, अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ठीक है। दोस्तों हमारे क्या है, मान लो कोई वुमेन किसी ड्वेलिंग हाउस की, किसी घर पे काम कर रही है, ठीक है। बहुत सारे तरीके के दोस्तों घर पे काम होते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो काम कर रही है किसी ड्वेलिंग प्लेस के अंदर, वो पिछला था वर्क प्लेस, अब दोस्तों 2 शब्द हैं आपके, ठीक है, एक तो आ गया वर्क प्लेस, एक आ गया ड्वेलिंग प्लेस या हाउस, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस। अब दोस्तों हाउस के अंदर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसने काम पे रखा है वो कर सकता है, उसका कोई रिश्तेदार कर सकता है, तो वो सारी जो है शिकायतें इस एक्ट के जरिए वहाँ पे दायर हो सकती है। वर्क प्लेस हो गया, ये एक ड्वेलिंग प्लेस हो गया, अगर कोई महिला यहाँ पे काम कर रही हो और वो सेक्सुअल हरास हुई हो तो वो इस एक्ट के जरिए शिकायत कर सकती है। बी नंबर पर चलिए दोस्तों, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके अंदर दोस्तों दो केस हैं। इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, अगर कोई वर्क प्लेस है विच इज़ एस्टेब्लिश्ड ओन्ड कंट्रोल और होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड। दोस्तों कोई भी वर्क प्लेस है, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश किया है मतलब उसको बनाया है, या उसको ओन किया है मतलब उसके मालिक हैं, या कंट्रोल कर रहे हैं, या उसको दोस्तों फाइनेंस किया है, या तो पूरी तरीके से होली या सब्सटेंशियली मतलब कुछ हिस्सा किया है बाय फंड्स प्रोवाइडेड। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सीजी कर दिया, या यूटी यूनियन टेरिटरी करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी वर्क प्लेस को बनाती है, कोई भी काम करती है, राइट, या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की बात कर लो, तो उस केस में दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यस और नो। अब दोस्तों ये सारा काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी उस केस के अंदर, ठीक है। पहले एग्रीव्ड वुमेन पढ़ा, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, ई नंबर पे क्या है, डोमेस्टिक वर्कर दिया गया है। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब है दोस्तों जैसे हाउस होल्ड वर्क पिछला था, डोमेस्टिक वर्क मतलब जो घर पे काम करें, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमेन, एक वुमेन, कौन वुमेन, हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क, जो घरेलू काम करे इन एनी हाउस होल्ड, किसी भी फैमिली परिवार, किसी के भी घर पे जाके दोस्तों काम करे कोई भी वुमेन, राइट, फॉर रूमरेशन। र्यूमरेशन का मतलब होता है दोस्तों मेहनताना या पारिश्रमिक, मतलब तनख्वाह पे काम करे, उसको पैसे मिले घर पे काम करने के, राइट, वेदर इन कैश और काइंड, या तो कैश में मिले, ठीक है, या ऑनलाइन दे उसको। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें एक्ट के अंदर लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा केस आ जाए, ठीक है, अगर मान लो ये लाइन नहीं होती एक्ट के अंदर, ठीक है, वो किसी घर पे काम कर रही है, राइट, और दोस्तों उसको पैसा जो है कैश में दिया गया था, ठीक है, तो कोई उसके पास मान लो रिकॉर्ड नहीं हो, राइट, या उसको दोस्तों ऑनलाइन पैसा दिया गया है, तो वो कोई वकील जो है वो ऐसा इस केस को ना लगा दे कि भैया ये तो डोमेस्टिक वर्कर की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि इसको पैसा कैश में दिया था या ऑनलाइन दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें भी जोड़नी इसके अंदर जरूरी है, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर कौन है दोस्तों, एक वुमेन है जो एम्प्लॉयड है किसी भी घर के अंदर काम करने के लिए, किसी भी फैमिली के अंदर, किसके लिए, मेहनताना के लिए, पैसे के लिए, भले ही वो उसको कैश दे या किसी और प्रकार से दे, ठीक है, पैसे उसको दे, इधर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंसी, या तो वो डायरेक्ट उस घर को कॉन्टैक्ट करे या कोई एजेंसी के जरिए उस घर पे काम करे, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी एजेंसीज होती है कि घर पे वर्कर रखने के लिए उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो क्या है हमारे घर पे क्या है, कोई भी हाउस होल्ड वर्क करने के लिए कोई भी किसी को भी दे देते हैं वो, ठीक है, मतलब उनसे कॉन्टैक्ट रहता है उनका। तो इधर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, कोई एजेंसी के जरिए, ऑन टेम्परेरी, या तो टेम्परेरी बेसिस पे हो, आपने 1 महीने 2 महीने के लिए लगाया हो, या परमानेंट हो दोस्तों, परमानेंट भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब हो दोस्तों, फुल टाइम बेसिस हो, मतलब कोई सा भी केस हो, अगर किसी के घर पे कोई महिला काम करेगी तो वो डोमेस्टिक वर्कर के अंदर काउंट होगी, राइट। और दोस्तों इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये इनवेरिएबली रूप से नहीं, एक एक्सेप्शन दोस्तों क्या है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या, कि वो डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब क्या इंक्लूड नहीं करता कि वो डोमेस्टिक वर्कर है, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली और द एम्प्लॉयर। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, दोस्तों दो शब्द हैं, एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे काम पे रखा है, मुझे नौकरी दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, डीएडी क्या है, सीजीडीए क्या है, मेरा एम्प्लॉयर है, और दोस्तों मैं जो काम कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। यही केस दोस्तों आप इसमें ले लो, किसी भी हाउस होल्ड पे वर्क के लिए किसी वीमेन को किसी ने हायर किया है, तो वो वुमेन जो है वो तो एम्प्लॉई है, और दोस्तों एम्प्लॉयर जो है वो है जिसने उसको हायर किया है, वो जो उस घर का मालिक है, ठीक है। तो उस मालिक के दोस्तों फैमिली मेम्बर होगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर का मतलब है उसकी मान लो वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, या उसका कोई और रिलेशन है, चाचा ताया बुआ फूफा के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो वो दोस्तों लेडीज़ है, उनकी जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वर्कर के अंदर काम नहीं करती, ठीक है। ऐसी ही वुमेन जो है डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी, ऐसी महिला डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी जिसको आप पैसे पे, रिम्यूनरेशन पे, मेहनत आने पे, तनख्वाह पे आप रख रहे हो, टेम्परेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम बेसिस पे, ठीक है। उसके घर के मेंबर के लोग दोस्तों क्या नहीं कहलाएंगे, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। और मोटा मोटी बात दोस्तों ये बोलना चाह रहा है, अगर आगे एक्ट के अंदर ऐसा लिखा होगा कि डोमेस्टिक वर्कर जो है उनके ऊपर अगर सेक्सुअल हरासमेंट अगर एम्प्लॉयर करता है तो वो इस एक्ट के जरिए ग्रीवांस उनकी रेड्रेस की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मोटा मोटी बात ये कह रहा है कि मतलब उन पर ये सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट लागू नहीं होगा अगर वो घर की महिलाओं के प्रति अगर कोई ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए अलग आईपीसी की धारा है, उनके लिए अलग नियम होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है इस एक्ट के जरिए उनकी ग्रीवांस को रेड्रेस अपने नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात। आगे चलिए दोस्तों, अब आगे चलिए दोस्तों, एफ के अंदर है एम्प्लॉई का मतलब, ठीक है। पहले दोस्तों क्या पढ़ा आप लोगों ने, डोमेस्टिक वर्कर पढ़ा, उससे पहले दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा, उससे पहले दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन पढ़ा, ठीक है। अब अपने एम्प्लॉई की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा काम पे रखे वो एम्प्लॉयर और जिसको काम पे रखे वो एम्प्लॉई, ठीक है। मैं एम्प्लॉई हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, ईजी सी बात है, राइट। लेकिन दोस्तों एक्ट पढ़ना है तो आपको थोड़ी सी गहराई इसके अंदर, थोड़ा सा फील आपको आना चाहिए एक्ट का, ठीक है। लास्ट में दोस्तों 10 सवाल बता दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा एक्ट आपका, ठीक है। वो 10 सवाल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 100% गारंटी है।
फिर भी दोस्तों आपको एक्ट पढ़ना है, कोई चीज़ पढ़नी है तो उसकी बेसिक नॉलेज, उसका क्रक्स आपको पता होना चाहिए। यस और नो। तो एम्प्लॉय का मतलब है दोस्तों मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट ए वर्क प्लेस। एम्प्लॉय कौन है? एक पर्सन है जो कहाँ पे एक वर्क प्लेस के अंदर एम्प्लॉयड है। ठीक है, एम्प्लॉय दोस्तों एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉय दोस्तों एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड करता कौन है? एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय रखता है, और एम्प्लॉय के रखने को बोलते हैं एम्प्लॉयड। ठीक है, तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट ए वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, दोस्तों कोई से भी वर्क के लिए, रेगुलर, टेम्परेरी, डेली वेजेस बेसिस। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट आ जाए या किसी एजेंट के जरिए आ जाए, इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, वेदर फॉर रूमरेशन, या तो तनख्वाह पे आ जाए या बिना तनख्वाह कोई काम कर रहा हो, वर्किंग ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस, अपनी इच्छा अनुसार कर रहा हो, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आया हो, प्रोबेशनर हो, ट्रेनी हो, अप्रेंटिस हो, और कार्ड बाय एनी अदर सच नेम। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि मतलब सारे एम्प्लॉयर हैं, सारे एम्प्लॉई हैं जो किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वूमेन दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से कोई भी उसको नाम से पुकारा जा रहा हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तनख्वाह से, बिना तनख्वाह से, उसको एम्प्लॉय में बोलता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ई में क्या पढ़ा मैंने? घर पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर। अब दोस्तों एफ के अंदर क्या पढ़ लिया? एम्प्लॉय जो है घर से बाहर जो काम करते हैं। यस और नो, समझ में आई बातें? आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, जी में देखते हैं। पहले अभी एम्प्लॉय पढ़ा, अब एम्प्लॉयर पढ़ूंगा मैं। इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई सी भी संस्था, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट, मतलब कोई सा भी हो दोस्तों, कोई सा भी डिपार्टमेंट मान लो, इन सभी का हेड ही जो है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब दोस्तों मालिक है, जो काम देने वाला है एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड करता है। ठीक है, सेकंड पे चलिए दोस्तों, एम्प्लॉयर कौन? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल। अब दोस्तों कई बार क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा केस आ जाए कि भाई वो इसका हेड नहीं है, ठीक है, उसको ओनली मैनेजमेंट का, सुपरविजन का, कंट्रोल का काम दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उस केस में जो वो है वो भी एम्प्लॉयर ही कहलाएगा, अगर मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल। कुल मिला के बात ये है कि उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस एक्ट के जरिए दोस्तों फंसा गया तो वो बचेगा नहीं। ठीक है, 100% गारंटी है ये तो, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। एम्प्लॉयर कौन है? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। एम्प्लॉयर कौन है दोस्तों? कोई भी पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल करने के लिए कोई भी वर्क प्लेस का। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, 4 नंबर पे चलिए, देखिए इसमें क्या दिया है, ड्वेलिंग हाउस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पहले इंस्टीट्यूशन साहब का बता दिया कि जिनका हेड है, दूसरे में क्या बता दिया इसने कि उनका सुपरविजन करता है, मैनेजमेंट करता है, राइट, वो भी एक एम्प्लॉयर है। अब दोस्तों तीसरा केस जो बच गया, ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब जो कोई घर पे काम करे, ड्वेलिंग हाउस के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर कौन है? अगला देखिए दोस्तों, ड्वेलिंग हाउस के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर कौन है? इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस, ए हाउस। ड्वेलिंग हाउस के रिस्पेक्ट में दोस्तों एम्प्लॉयर कौन है? इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ए पर्सन और ए हाउस होल्ड, कोई भी पर्सन, हाउस होल्ड, ठीक है, मालिक, हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर जो काम कर रही है उसके बेनिफिट ले। ठीक है, मतलब वो जो काम है उनका बेनिफिट ले रहा है, जिसने काम पे रखा है, राइट, वो दोस्तों क्या है? उसका एम्प्लॉयर है, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, टाइम पीरियड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज परफॉर्म, कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 को काम पे रख सकता है, टाइम पीरियड 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के रख सकता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी प्रकार का काम है घर पे दोस्तों, हाउस होल्ड में, पता ही है आपको घर के काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है, बाय द डोमेस्टिक वर्कर, तो इन सब का दोस्तों बेनिफिट देने वाला भी इंसान क्या होगा? एम्प्लॉयर कहलाएगा, राइट। डोमेस्टिक हाउस के केस में वही एम्प्लॉयर कहलाएगा। यस और नो? एम्प्लॉयर की कहानी समझ में आई दोस्तों, एम्प्लॉय की कहानी समझ में आई आपको, डोमेस्टिक वर्कर की आई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की आई दोस्तों, एग्रीड वुमेन की आई। अब चलते हैं रेस्पोंडेंट पे। रेस्पोंडेंट दोस्तों पहली स्लाइड में आपको बता दिया था, रेस्पोंडेंट कौन है दोस्तों? एक्यूज्ड है, जिसने सेक्सुअली हैरेस किया है एक वुमेन को, राइट, मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम द एग्रीव्ड वुमेन हैज़ मेड कंप्लेंट अंडर द सेक्शन 9 चैप्टर 4। दोस्तों इसका चैप्टर 4 सेक्शन 9 में जाएंगे अपने, तो उसके अंदर कंप्लेंट्स दिया गया है एक टॉपिक, उसके अगेंस्ट में दोस्तों उस आर्टिकल के जरिए जो है कोई भी महिला जो है कंप्लेन कर सकती है अपने सेक्सुअली हैरेस होने के। ठीक है, तो दोस्तों जिस पे करेगी वो रेस्पोंडेंट होगा, वो एक्यूज्ड होगा वो, राइट, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। यस और नो? आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों एन में चलिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, एग्रीड वुमेन पढ़ लिया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ ली, एम्प्लॉयर पढ़ लिया, एम्प्लॉय पढ़ लिया, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर पढ़ लिया, ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन दोस्तों ये नहीं पढ़ा कि सेक्सुअली हैरेसमेंट माना किसको जाएगा, राइट। सेक्सुअली हैरेस वुमेन है तो ऐसे कौन से साइन हैं, ऐसे कौन से सिंबल हैं, ऐसे कौन से रूल हैं कि अगर वो ऐसी एक्ट अगर उनके अगेंस्ट में होती है तो वो उस केस के अंदर दर्ज की जाएगी, राइट। सेक्सुअली हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और इम्प्लीकेशन। दोस्तों ये सारे नियम दिए गए हैं, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अनवेलकम एक्ट्स एंड बिहेवियर, जो दोस्तों उनको महिला को अच्छा ना लगे, ठीक है, अनवेलकम एक्ट्स, ठीक है, जो उसका स्वागत ना करे, राइट, अनवेलकम का अंदर, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। अब दोस्तों इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, भाव समझिए दोस्तों एक्ट का, डायरेक्टली या तो आप डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप फेस टू फेस डायरेक्टली उसको बोल रहे हो, या दोस्तों आपकी मंशा है, इम्प्लीकेशन, ये क्लॉज भी इसके अंदर डालिए। अगर आप
आपके हाव भाव से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आप वो अनकंफर्टेबल है महिला, ठीक है। ये कोई दोस्तों इंसान है, मेल पर्सन है, ये दोस्तों कोई फीमेल है, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली कुछ करो, ठीक है। अगर दोस्तों आपके हाव भाव से या आपकी इम्प्लीकेशन से, आपकी मंशा से अगर फीमेल जो है, अगर वुमेन जो है वो अनकंफर्टेबल है, देन द केस में बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। येस और नो। अब दोस्तों पर्टिकुलर देख लीजिए, कौन को फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, फिजिकली कॉन्टैक्ट करना चाहो, एडवांस लेना चाहो। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है, ये भी हो सकता है। मेक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, दोस्तों टिप्पणियां करो, मान लो आप। शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्टैक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के बात है कि ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। येस और नो। ओ पे चलिए। अब दोस्तों ये क्या है कि अब ये सारे पॉइंट जो हैं ये पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, ऑल द अबव, ठीक है। तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ दे देंगे यहाँ पे डाल के कि एक ऑप्शन वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों उसको एक्सक्लूड करके बाकी को टिक करना है। येस और नो। ओ पे चलिए। वर्क प्लेस क्या है दोस्तों, वर्क प्लेस पढ़ लिया बहुत सारा, ठीक है, सारी चीज़ें देख ली। वर्क प्लेस काफ़ी बार आया था। तो वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, जहाँ पे काम करे वुमेन, राइट। आप वुमेन काम करे या कोई भी काम करे, मैन काम करे, मतलब जहाँ पे काम करने का स्थान है वर्क प्लेस। अब दोस्तों इसके अंदर भी क्या है कि नियम के अंदर कोई छूट ना जाए, इसलिए सभी कार्यस्थलों का नाम दे दिया, ठीक है। देखिए कौन कौन से, एनी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट। विच यूनिट कौन सी, आगे चलिए। आगे देखिए दोस्तों, यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल, होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कोई यूनिट को एस्टेब्लिश किया है, ओन करता है, कोई कंट्रोल करता है, होली या सब्सटेंशियल मतलब या तो फुल या पार्शियली फाइनेंस करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मतलब सारा जो क्या है दोस्तों वर्क प्लेस में आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों वर्क प्लेस क्या है, ये तो सारी बता दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस सारे। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काउंट होगा ये नियम, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो विभाग है वहीं पे लागू होगा दोस्तों, प्राइवेट के अंदर होगा, डोमेस्टिक होगा, सब जगह दोस्तों इसको काउंट कर लिया। एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट वेंचर हो, कोई अंडरटेकिंग हो, एंटरप्राइज हो, इंस्टीट्यूशन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, एनजीओस हो दोस्तों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल हो, वोकेशनल हो, एजुकेशनल हो, एंटरटेनमेंटल हो, इंडस्ट्रियल हो, हेल्थ सर्विसेज हो। कुल मिला के बात है कार्यस्थल दोस्तों जहाँ पे काम कर रही है महिला वो कार्यस्थल है, कोई सा भी हो, ठीक है, आज तारीख तक, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर में क्या है, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ठीक है, ये भी वर्क प्लेस में काउंट होगा। चौथा है एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है दोस्तों, स्पोर्ट्स की कोई अकेडमी है, वहाँ पे भी ये चीज़ें लागू होंगी। एंड प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉई। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, ये मतलब थोड़ा सा हटके। एंड प्लेस, कोई भी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉई, ऐसा प्लेस जो विजिट करता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाला है, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब उसको काम दिया गया। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है, ठीक है, हमारी पर्टिकुलर वर्क प्लेस वो नहीं है, फिर भी हमने ट्रेनिंग के लिए हमें बाहर भेजा जाता है, ठीक है, वही चीज़ है ये। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। अब दोस्तों क्या है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, मान लो कुछ ट्रांसपोर्टेशन उसको हायर करके दिया था, ठीक है, और जिस प्लेस पे वो गया है, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, इस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट तो मतलब वुमेन, मान लो जिस प्लेस पे दोस्तों वुमेन गई है टेम्परेरी या जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए गई है दोस्तों, वो सारी चीज़ें जो है अगर इस दरमियान अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है अनवेलकम एक्ट, तो वो भी दोस्तों इस एक्ट के जरिए केस दर्ज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, जो इंसान उस पर करेगा, मतलब रेस्पोंडेंट या एक्यूज्ड। और डेलिंग प्लेस और हाउस, इसको भी अलग से दे दिया, कोई भी हाउस के अंदर, कोई भी रहने के स्थान के अंदर, किसी भी घर के अंदर। ये सुनो। तो दोस्तों ये समझिए आया कि वर्क प्लेस काफ़ी बड़ा था इसके अंदर, मतलब सारे जो हैं कार्यस्थल जहाँ पे वुमेन काम कर रही है, राइट, वो सारे वर्क प्लेस के अंदर काउंट होंगे। और दोस्तों पी पे चलिए। पी है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दोस्तों 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर दोस्तों वो होते हैं जो प्रॉपर जो है गवर्नमेंट से सैंक्शन उनके पास होती है, राइट। अब दोस्तों जब जीएसटी आया था तो उसके अंदर थोड़ा सा इनके बारे में चला था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज दोस्तों जीएसटी दे रहा है, अनऑर्गेनाइज दोस्तों छोटे पैमाने पर लघु उद्योग होते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं होती, ठीक है, उनका छोटा एक काम होता है, कम वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे। मान लो मैं मेरे घर पे थोड़ा सा बिजनेस खोल लूँ उसको, ठीक है, राइट, छोटा मोटा काम करके दोस्तों मेरे छोटे मोटे संसाधनों से, तो दोस्तों वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा उसका, ठीक है। मान लो मैं प्रॉफिट शो नहीं करूँ, ठीक है, बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोस्तों प्रॉफिट शो नहीं करते, ठीक है, राइट, ये सुनो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, भाई वर्क प्लेस के रिलेशन के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन सा है, मीन्स एन एंटरप्राइज, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर थे, ठीक है, वहाँ पे वुमेन के खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक्ट लागू होगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी दोस्तों अलग से बता दिया कि हाँ अगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस मीन्स एन एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज हो ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल उसको ओन करता हो या जो उसमें काम कर रहे हो उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वेयर द एंटरप्राइज एम्प्लॉइज वर्कर्स द नंबर ऑफ सच वर्कर्स इज लेस देन 10। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल चलाए, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर चलाए और वहाँ पे लेस देन 10 मेंबर्स होने चाहिए वर्कर, ठीक है, लेस देन 10। समझ में आई बात। उनको दोस्तों बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनको बोलते हैं दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,
येस और नो। आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों सारी डेफिनेशन अपनों ने पढ़ ली जो जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अंदर पढ़ा एग्रीड वुमेन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एग्रीड वुमेन कौन है? जो पीड़ित महिला है, ठीक है, जो विक्टिम है, जिसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोस्तों, जो वर्क प्लेस है वो ऑन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई सी भी हो सकती है। डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों जो घर पे काम करे। एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो काम पे रख रहा है। रेस्पोंडेंट या इसको बोलता हूँ मैं क्या, एक्यूज्ड, जिसने किया है वो एक्ट। वर्क प्लेस काम करने का स्थान। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें लेस देन 10 मेंबर काम करें, ठीक है। येस और नो। अब दोस्तों डेफिनेशन वाला क्लोज पूरा हुआ। अब 3 नंबर चलते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब दोस्तों प्रिवेंट कैसे करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट को। अब दोस्तों इस टॉपिक का नाम अलग है लेकिन इसके अंदर बातें जो है वो अलग दी गई है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। दोस्तों इस नियम के हिसाब से कोई भी वुमेन जो है सेक्सुअल हरास नहीं होनी चाहिए कोई भी वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है, पहला नियम तो ये है। सेकंड क्या है, द फॉलोइंग आर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। अगर दोस्तों ऐसा कोई काम होता है, ठीक है, वो भी उसने दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शब्द आया था पहले, तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो वो भी क्या है इस एक्ट के जरिए सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएगी, ठीक है। उसका केस भी क्या है इस एक्ट के जरिए रजिस्टर आप कर सकते हो। पहले दोस्तों इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई भी वुमेन है मान लो किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रही है, ठीक है, तो दोस्तों उसका जो एम्प्लॉयर है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे कुछ, ठीक, कुछ बायस्ड एटीट्यूड रखे उसके हिसाब से और उससे को दोस्तों कोई सेक्सुअली फेवर की डिमांड करे, राइट। उसने करा नहीं है दोस्तों, वो डिमांड भी अगर करता है कि उसको कि भाई बोल देते को प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा, तो वो केस भी क्या है इसके अंदर दर्ज होगा। सेकंड है दोस्तों इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई दोस्तों धमकी दे, डराए धमकाए, ठीक है, तो उस केस में भी दर्ज हो सकता है। आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्तमान और फ्यूचर के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेके उसको थ्रेट दे, ठीक है, दोस्तों वो भी काउंट हो सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर है, ठीक है, मतलब हॉस्टाइल वर्क उसके सबको खिलाफ कर दे उसके, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट दोस्तों गंदा कर दे, राइट, खराब कर दे, रहने लायक ना हो, काम करने लायक ना हो, तो वो भी काउंट होगा। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी, दोस्तों नीचा दिखाए, ह्यूमिलिएट करे, शर्मिंदा करे, जिससे दोस्तों हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न अगर वुमेन को हो तो वो सारी जो है इस केस के जरिए दर्ज करवा सकती है शिकायत, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, राइट। तो दोस्तों थोड़ी सी एनर्जी हमारी लगी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने में क्योंकि अभी एक्ट क्या स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे जैसे चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपने पढ़ेंगे तो ये क्या है दोस्तों आपको पूरा याद हो जाएगा, राइट। और लास्ट के अंदर मैं आपको इसकी समरी बना के दे दूँगा, येस और नो। तो वीडियो को यहाँ रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।